ताकि उस स्टार की चमक में हम लोग अपना चेहरा भी जो है देख सकें। ठीक है, आज आपका टॉपिक है वैदिक पीरियड फर्स्ट, वैदिक काल, वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का काल है 1500 से 1000 BC। 1500 से 1000 BC को जो है वैदिक काल माना जाता है। और वैदिक इस काल के बारे में हमें जानकारी जो मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद या जितने भी वेद हैं, चारों वेद, इनकी रचना जो है आर्यों के द्वारा की गई थी। तो वेद के कारण इसे वैदिक संस्कृति कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं, या आर्यों के द्वारा जो है इनकी रचना की गई थी, इसीलिए इसे आर्य संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि आर्य थे कौन? आर्यों की पहचान क्या है? ये कहां से आए थे? यहीं के रहने वाले थे या बाहर से आए थे? तो ये आज भी जो है विवाद का विषय है कि यार यहीं के मूल निवासी थे या बाहर से आए थे। इस विषय पर अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत व्यक्त किया है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने आर्यों को भारत का मूल निवासी माना है, और बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने ये कहा कि आर्य जो है भारत में नहीं थे बल्कि ये बाहर से आए थे। तो जिन्होंने आर्यों को भारत का मूल निवासी माना है, ऐसे विद्वानों में पहला नाम आता है अविनाश चंद्र का, डॉक्टर अविनाश चंद्र। ठीक है, अविनाश चंद्र ने आर्यों को सप्त सैंधव क्षेत्र का मूल निवासी माना है। ठीक, सप्त सैंधव क्षेत्र शब्द से स्पष्ट है क्या? 7 नदियों का क्षेत्र, सिंधु और उसकी जो है 6 सहायक नदियां, क्या क्या? सतलज क्रम से है, ऐसे सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, तब इसके बाद सिंधु, ये 6 ही हुआ। एक नाम अभी नहीं आया, सरस्वती का। तो सरस्वती को जो है लुप्त माना गया, आज की डेट में जो लुप्त मान लिया गया है। तो ये सप्त सैंधव क्षेत्र जो था वो इनका मूल निवास स्थान था। इस बात को जो है अविनाश चंद्र ने बताया। दूसरे विद्वान हैं गंगानाथ झा। गंगानाथ झा ने इन्हें जो है ब्रह्मवर्त का मूल निवासी माना। ब्रह्मवर्त मतलब सरस्वती और घग्गर नदी के बीच का क्षेत्र, सरस्वती और घग्गर नदी के बीच का क्षेत्र। अब प्रश्न ये उठता है कैसे लोकेट करेंगे आप? कहां बहती है सरस्वती, कहां बहती है घग्गर? मतलब जो है राजस्थान और पंजाब के जो बीच का क्षेत्र है वहां पर इनका मूल निवास स्थान माना है और इसे ब्रह्मवर्त कहा है। तीसरे विद्वान है राजबली पांडे। उन्होंने जो है आर्यों को मध्य देश का मूल निवासी माना है। मध्य देश मतलब भारत का बीचला हिस्सा, विंध्य पर्वत और उसके आसपास के क्षेत्र का मूल निवासी माना है। ठीक है, डीएस त्रिदेव, इन्होंने जो है मुल्तान क्षेत्र, जिसको देविका प्रदेश भी बोला जाता है, आजकल पाकिस्तान में है, डीएस त्रिदेव, हाँ, इन्होंने जो है मुल्तान का मूल निवासी माना है। और आपके दयानंद सरस्वती, इन्होंने जो है आर्यों को तिब्बत का मूल निवासी माना है। इसके बाद विदेशी विद्वानों में मैक्स मुलर हैं। मैक्स मुलर ने आर्यों को मध्य एशिया का बताया है, मध्य एशिया। मैक्स मुलर,
मैक्स। अगले विद्वान हैं पेनका। पेनका ने इनको जो है जर्मनी का मूल निवासी माना है। हाँ, और सर मैक्स मूलर ने मध्य एशिया। गार्डन चाइल्ड ने इन्हें जो है रसिया का मूल निवासी माना है। हाँ, गार्डन चाइल्ड ने रसिया, पेनका ने जर्मनी और मैक्स मूलर ने मध्य एशिया हो गया। तथा बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें उत्तरी ध्रुव का निवासी माना है। तो ऐसी स्थिति में सबके अपने अपने तर्क हैं। ऐसी स्थिति में यह निर्णय लेना कठिन है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहां था। इस प्रश्न को आप यहीं छोड़ दीजिए और ये जहमत उठाइए, सबके नामों को याद करने की जहमत उठाइए, क्योंकि ये आता है क्वेश्चन में क्या करने के लिए, मैच करने के लिए आता है। परीक्षा की दृष्टिकोण से ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप मैचिंग क्वेश्चन आते हैं, कौन कहां का मूल निवासी माना, मैच करने के लिए दे देता है। तो इसलिए ये जानना आपको जरूरी है। अब अगले स्टेप पे आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। तो आर्य अपने को श्रेष्ठ मानते थे कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है। तो ये चाहे जहां से भी आए हो, इन्होंने सप्त सैंधव क्षेत्र को अपना जो है अड्डा बनाया। सप्त सैंधव क्षेत्र को मतलब पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया। तो इसका मतलब ये तो था नहीं कि वो इलाका खाली था, वहां पहले से भी लोग रहते रहे होंगे ना। कौन लोग थे? सैंधव निवासी थे। यहाँ यहीं पर ही जो है सिंधु सभ्यता डेवलप हुई। और आप जब सिंधु सभ्यता का पतन पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक आता है बाह्य आक्रमण। सैंधव सभ्यता के पतन में एक मुख्य कारण है बाह्य आक्रमण। तो आक्रमण किसका हुआ? आर्यों का हुआ। अब दोनों कल्चर में डिफरेंस देख लीजिए। आर्य कल्चर क्या था? ग्रामीण कल्चर था। अगर हम ऋग्वैदिक काल को, ऋग्वैदिक काल का एक नाम जो है पूर्व वैदिक काल भी है, ठीक है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो ये काल है उसको दो नामों से जानते हैं, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। इसको वैदिक पीरियड फर्स्ट भी कहते हैं, आजकल बोला जा रहा है, ठीक। तो इस क्षेत्र से इन्होंने, अच्छा, सैंधव सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, बड़े स्थल, जैसे कालीबंगा हुआ, हड़प्पा हुआ, सिंधु हुआ, ये सब इसी क्षेत्र में है। तो यहां से उन्होंने जो है, सैंधव सभ्यता के निर्माता कौन थे? सैंधव सभ्यता के निर्माता कौन थे? सौंदर्य संस्कृति के द्रविड़ थे। द्रविड़ या द्राविड़, जिसका अर्थ क्या होता है? द्राविड़ का अर्थ क्या है? धनवान या समृद्ध, ठीक है। द्राविड़ शब्द का अर्थ धनवान या समृद्ध होता है और आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो दोनों शब्दों में अंतर है। अगर आप अपने आप को मान लीजिए कि हम श्रेष्ठ हैं तो वहीं आपका डेवलपमेंट जो है खत्म हो जाएगा। और ग्रामीण सभ्यता के लोग जो है अपने आप को धनवान मानते थे। तो धनवान कौन होता है? व्यापारी होता है। धनवान जो होता है व्यापारी होता है। और सैंधव सभ्यता जो थी क्या? व्यापारिक सभ्यता थी। मिस्र, सुमेरिया, बेबीलोनिया, इन सारे देशों के साथ इसका व्यापार होता था। सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता डेवलप की थी। तो यहां से जो है उनको मार के भगाया आर्यों ने और अपने आप को जो है इस क्षेत्र में स्थापित किया। और जब इस क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किया, पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र में, तो यहीं पर उन्होंने जो है ऋग्वेद की रचना की। रचना किस लिए की?
ये ऋग्वेद में मिलते हैं। उन्होंने इसलिए जो है ऋग्वेद की रचना की या वेद की रचना की ताकि हम अपने कल्चर को जो है रिजर्व रख सके, अपने कल्चर को जो है जान सके, उस कल्चर को दूसरे लोग ना अपनाएं, हम क्या हैं ये हम जाने। ऐसा कैसे पता चलता है? ऐसा इस तरह से पता चलता है कि ऋग्वेद में यहाँ के जो रहने वाले थे उनको जो है दास वर्ण कहा गया, ठीक है, अनासा कहा गया। ये शब्द मिलते हैं ऋग्वेद में। अनासा मतलब चपटी नाक वाले, काले, खड़े क्यों हो तुम यार, काले रंग वाले, ठीक है, मृद्धवाक, झूठी भाषा बोलने वाले, ईश्वर में विश्वास न करने वाले। तो यहाँ के मूल निवासियों के लिए जो है इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है और अपने आप को श्रेष्ठ कहा। तो अपने कल्चर को यहाँ के कल्चर से अलग करने के लिए उन्होंने जो है वेद की रचना की। ऐसा इस बात से भी प्रमाणित होता है कि जैसे हमारी और आपकी ही सोसाइटी में अगर कोई जो है बहुत एडवांस हो जाए तो अपने बच्चों को जो है दूसरे के बच्चों से नहीं मिलने देता है कि बच्चा खराब हो जाएगा। हमारे और आपके भी जहन में भी है, ये आज भी है। हम ही और आपके बीच से अगर कोई निकलेगा जो है अपर सोसाइटी में चला जाता है तो बच्चों को जो है लोअर सोसाइटी में नहीं जाने देता। इसी मानसिकता के आर्य भी थे, लेकिन कब तक, बहुत दिनों तक आदमी रिजर्व नहीं रख पाता। जब आर्य यहां थे और धीरे धीरे जो है नीचे के मैदानों में उतरे, मिडिल गंगा घाटी, लोअर गंगा घाटी, लोअर गंगा घाटी मतलब बिहार और बंगाल के क्षेत्र तक ये पहुंचे। मिडिल गंगा घाटी मतलब गंगा और यमुना के क्षेत्र में, और यहां से उन्होंने शुरुआत की। तो जब यहां उन्होंने शुरुआत की तो इन्होंने जो है अपने आप को जो है ब्रह्मवर्त कहा। मिडिल गंगा घाटी में आए तो ब्रह्मर्ष देश, मतलब गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में, तो ब्रह्मर्ष देश आता है ये कोस्टल, मतलब दिल्ली और उसके आसपास का इलाका, वो ब्रह्मर्ष देश हो गया। और जब फिर ये और आगे बढ़े तब इसके बाद जो है इन्होंने जो है क्या नाम रखा, आर्यावर्त, ठीक है। ब्रह्मवर्त से आर्यावर्त तक की इन्होंने लंबी यात्रा की। बात समझ में आई? मतलब 1500 से चले थे और आर्यावर्त तक पहुंचते पहुंचते जो है ये 600, पूरा वैदिक पीरियड 1500 से 600 तक है, ठीक है, जब अथर्ववेद की रचना हुई। यहां तक आते आते अथर्ववेद की रचना हुई, बिहार और बंगाल तक। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, अंधविश्वास सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है ना। और वह यहाँ के कल्चर की विशेषता थी, यहाँ के स्थानीय कल्चर की विशेषता थी, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, अंधविश्वास, ये सारी चीजें। और ये चीजें आज भी बिहार और बंगाल में पाई जाती हैं। बंगाल और बिहार में ये चीजें आज भी दिखाई देती हैं। तो कहीं न कहीं वैदिक कल्चर के बहुत सारे अंश हम आज अपने कल्चर में देख पाते हैं, अगर देखने की कोशिश करते हैं तो ये इनकी जो है प्रारंभिक स्टेज थी। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप ये नाम जो है देख लीजिए, किन विद्वानों ने जो है कहाँ इनको स्थापित किया, उसको आप जो है देख लीजिए। आपको ये देखना है और अगले स्टेप में आपको देखना है कि ऋग्वेद में बहुत सारी नदियों के नाम मिलते हैं, ठीक है, और नदियों का उनका प्राचीन नाम, मूल नाम, जैसे सतलज से शुरू करते हैं। सतलज का क्या नाम मिलता है? शतुद्री, सतलज। व्यास का पिपासा, रावी का परुष्णी,
चेनाब का अक्सिनी, ये नाम आपको रटने पड़ेंगे, ये नाम आपको रटने पड़ेंगे, नोट करते रहिए। स्पीड ज्यादा है। अच्छा चलिए, सतलज। देखिए हम लोग, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आसान तरीका क्या है, ये पंजाब और उसके आसपास की नदियों का नाम रखने का आसान तरीका, उसको जो है छंदबद्ध कर लीजिए, ठीक है, कविता के रूप में। हम लोग 5-6 में पढ़ते थे तो हम लोग को जो ये रटाया गया था, जैसे हिंदी का पहाड़ा प्राइमरी में रटाया जाता है ना, लयबद्ध तरीके से, और 1-8 किलोमीटर तक सुनाई देता है। पहले प्राइमरी में सुनाई देता था, अब क्या स्थिति है पता नहीं, तो स्टैंजा चलता है। सतलज ब्यासा रावी चेनाब झेलम सिंध बहे पंजाब। सतलज ब्यासा रावी चेनाब, तुम स्पीड बढ़ाओ यार अपनी। रावी चेनाब झेलम सिंध बहे पंजाब, सिंध बहे पंजाब। ये एक सरस्वती का नाम इसमें नहीं है, सरस्वती ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये 7 नदियां, इसलिए इसको सप्त सिंधु क्षेत्र बोला गया। और इसके बाद जो अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। कुभा, सुवास्तु, गोमती, गोमल जिसको कहते हैं, तो इन नदियों का उल्लेख ये बताता है कि आर्य जो है इन सारे क्षेत्रों से परिचित है। बात समझ में आई? ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सेंधु, नॉट होली रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर। सब है, सबसे ज्यादा बार किसका मतलब वर्णन? सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार वर्णन है, और सबसे पवित्र नदी के रूप में सरस्वती का वर्णन है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी जो है वो सिंधु थी। गंगा से आर्य जो है हल्का सा परिचित थे। ये कैसे पता चलता? गंगा का केवल एक बार उल्लेख आया है, और जमुना का 3 बार, ठीक है। लगभग 25 नदियों का उल्लेख है छोटी बड़ी, जिसमें गंगा का 1 बार, जमुना का 3 बार, और सिंधु और सरस्वती नदी का कई बार उल्लेख आया है। तो कहने का मतलब ये कि अभी गंगा घाटी तक जो है आर्य नहीं आए थे ऋग्वैदिक काल तक। उनका भौगोलिक क्षेत्र जो है पंजाब और उसके आसपास तक ही डेवलप था, सीमित था। भौगोलिक पहचान कर लिए आप? yes. ये इनका हार्डवेयर था। अब हम सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ते हैं। इनके सॉफ्टवेयर का मतलब इनकी क्या राजनीतिक स्थिति थी, सामाजिक जीवन क्या था, आर्थिक स्थिति क्या थी। जब हम इनके राजनीतिक, ये इलाका भी देखना पड़ रहा है, जब हम इनके राजनीतिक जीवन पर दृष्टिपात करते हैं तो यह पाते हैं कि ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। उसको ग्रामीण भी नहीं कर सकते, जनजातीय सभ्यता थी, यायावर सभ्यता थी। अभी वो पूरी तरह से स्थापित नहीं हुए थे। 1500 के आसपास, 1000 के आसपास तक आते आते वो अपने आप को जो है इस क्षेत्र में स्थापित कर लिए थे। क्यों? क्योंकि कबीलों का नाम मिलता है। आर्यों के कबीले थे, और कबीला किसका होता है? जनजातियों का कबीला होता है। लेकिन देखिए, कबीलों से धीरे धीरे जो है गांव में परिवर्तित होते गए। कबीलों से ये धीरे धीरे जो है गांव में परिवर्तित होते गए। एक कबीले का नाम मिलता है पंचजन्य कबीला।
ठीक है। पंचजन्य मतलब 5 जन। जन शब्द आज भी प्रचलित है ना। जैसे आप अपने गांव घर में रहिए, अगर कोई बाहर दरवाजे पे आ जाता है तो घर की महिलाएं पूछती हैं कै जने आए हुए, ऐसा पूछते हैं ना। तो जन का मतलब क्या हो गया? लोग। तो पंचजन्य 5 लोग। 5 लोग में कौन कौन से थे? 5 कबीले कौन कौन से थे? अपभ्रंश बोल रहे हो, थोड़ा सा बात सही है, अपभ्रंश है। कौन? ध्रुव, यदु, तुर्वस और पुर। 1 2 3 4 5 हो गए। इनको पंचजन्य बोला जा गया, 5 कबीले। मतलब ऋग्वैदिक काल में ये 5 कबीले महत्वपूर्ण थे। अब इसको जो ये धीरे धीरे गांव में परिवर्तित हो रहे थे, ठीक है। जब हम और आगे बढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल में, तो ये पाते हैं इन 5 कबीलों के अतिरिक्त भी और बहुत सारे कबीले थे। जैसे सीवी, पक, भलानस, अस्किन और बिसाणी। ठीक। तो ये 5 और 5 कितने हो गए? 10 हो गए। अब हम कहाँ बढ़ रहे हैं? नीचे से। हाँ नहीं, हम लोग अब एक युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। संख्या बढ़ रही है ना, तो संख्या बढ़ती है तो युद्ध होता है कि नहीं? युद्ध का कारण ये जो है संख्या का बढ़ना। कॉन्सेप्ट देखिए, इतिहास यही सिखाता है आपको। 2 लेफ्ट होते आराम से थे, 5 लोग थे तो आराम से थे। अब संख्या बढ़ रही है तो वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब क्या हुआ? अब जो है एक युद्ध हुआ, जिसको इतिहास में जो है पहले बड़े युद्ध के, इतिहास में पहले बड़े युद्ध के नाम से जाना गया, 10 राज्य युद्ध। ठीक है क्या? 10 राज्य युद्ध है। 10 राज्य का मतलब क्या हो गया? 10 राजाओं का युद्ध। ये 5 आपस में संधि कर लिए, 10 आपस में मिल गए, 10 कबीले। तो युद्ध किसके खिलाफ किए? अपने वर्चस्व के खिलाफ। अपने वर्चस्व के खिलाफ। वर्चस्व बनाने के लिए किसके खिलाफ? दूसरी पार्टी नहीं, दूसरी पार्टी का भी पता नहीं है। दूसरी जो पार्टी थी वो भरत कबीला था, ठीक है। दूसरा कबीला जो था एक बड़ा कबीला था, ठीक है। बड़ी शक्ति से युद्ध के लिए जो है छोटी छोटी शक्तियां आपस में संधि करती है ना, आज भी दिखाई दे रहा है आपको। आज भी जो है अगर निगाह दौड़ाइए, चाहे लोकतंत्र में चाहे राजतंत्र में, आज भी दिखाई दे रहा है। नेशनल लेवल पे चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, गांव के लेवल पे चाहे नगर के लेवल पे, ये ह्यूमन नेचर है। तो जो ह्यूमन, कुछ कॉमन ह्यूमन नेचर होते हैं, वो मनुष्य के जो है पहले भी, मनुष्य जब पहले था तब भी और आज है तब भी वो रहते हैं। तो ये 10 राज युद्ध हुआ भरत कबीले के खिलाफ। ये 10 राजाओं ने एक संघ बनाया। इसके जो है गुरु वशिष्ठ थे और इनके गुरु जो थे वो विश्वामित्र थे। इनके नेता जो थे वो सुदास थे, ठीक है, सुदास। और इनके नेता दिवोदास। तो ये युद्ध हुआ वर्चस्व के लिए। और चूंकि आप ये जान लीजिए कि आर्य कल्चर ही जो था वो लड़ाकू कल्चर था, ठीक है।
सैंधव कल्चर जो था वो शांत प्रिय कल्चर था। व्यापारी जो है हमेशा शांत होता है, ठीक है, फायदे के बारे में सोचता है। इसीलिए देखिए, इसका मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म को सबसे ज्यादा संरक्षण किसने दिया? व्यापारियों ने दिया। क्यों? क्योंकि इनका सिद्धांत ही था सत्य और अहिंसा। उनको सत्य से मतलब नहीं था, उनको अहिंसा से मतलब था। जहां अहिंसा होगी वहीं व्यापार फलेगा। तो यहाँ वैदिक कल्चर में तो व्यापार था ही नहीं, ग्रामीण कल्चर था। ग्रामीण कल्चर में कहाँ व्यापार होता है? व्यापार तो नगरीय कल्चर में होता है ना। व्यापार का जुड़ाव हमेशा नगर से होता है। आप देखेंगे कि कैसे जो है जब हम 600 ईस्वी तक आते हैं तो नगरों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। और व्यापार आप कब करेंगे? जब आपसे ज्यादा होगा तब आप व्यापार करेंगे उस वस्तु का। आपके पास जब कोई वस्तु होगी, सरप्लस प्रोडक्शन होगा किसी वस्तु का, तब उसे आप जो है उसका व्यापार करेंगे, उसको बेचेंगे। कहाँ बेचेंगे? उसके लिए एक अड्डा चाहिए, एक जगह चाहिए। तो उसके लिए नगर बसाया गया। फिर जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते हैं। तो अभी लंबी कहानी है, वहां तक पहुंचेंगे हम जो है नेक्स्ट क्लास में, आज तो नहीं हो पाएगा। तो ये जो है युद्ध कहाँ हुआ? परुष्णी नदी के तट पर। परुष्णी मतलब रावी, जहां हड़प्पा नामक स्थल था। रावी नदी के तट पर ये 10 राग युद्ध हुआ और इसमें ये 10 राजा पराजित हो गए। भारत कबीला जीत गया, ठीक है। और जीत गया तो क्या हुआ? अब एक बड़े साम्राज्य का इसने निर्माण किया, एक बड़ा क्षेत्र बनाया। तो जब बड़ा क्षेत्र बनाया तो उसी भारत के नाम पर क्या हो गया? भारत हो गया। और वही भारत जो है आज हमारे और आपके सामने है, और हम और आप वहां के नागरिक हैं। ठीक है, यहां तक हो गई बात। देखिए, अब हमने पहले ही बताया कि ये ग्रामीण कल्चर था, ठीक है। कुछ लोग थे जो परिवार में थे, संयुक्त परिवार की प्रथा थी, ठीक है। परिवार से मिलकर गांव बना, गांव से मिलकर 3 इकाइयां। ग्राम बना, विश्व बना और जन बना। ग्राम, विश्व और जन। ग्राम छोटी इकाई, उससे बड़ी विश्व। कई गांवों का समूह विश्व और कई विश्व का समूह जन, ठीक है। और जब जन बना, एक बड़ा क्षेत्र जुड़ा, उसमें काफी जनसंख्या थी। तो जनसंख्या को नेतृत्व करने वाला भी तो कोई चाहिए, हाँ? तो जन में रा जोड़ दीजिए, राजन हो गया ना। जन, राजन जो है जन से ही निकला हुआ शब्द है। जन को राह दिखाने वाला राजन हो गया। तो राजा का जो है चुनाव होने लगा। पहले ये चुनाव होता था, पहले वंशानुगत सिस्टम नहीं था। चुनता कौन था? कबीले के लोग चुनते थे। कबीले के लोग मतलब जो अधिकारी थे बड़े बड़े। जैसे ग्राम था, ग्राम का नेतृत्व कौन करता था? ग्रामीण। अभी जो है ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है, हाँ? यहाँ ग्रामीण था। विश्व का नेतृत्व कौन करता था? विश्वपति। और जन का राजन, ठीक है। जन का नेतृत्व राजन करता था। तो जो गांव के समूह होते थे उनमें 3 अधिकारी महत्वपूर्ण होते थे, ठीक है। ग्रामीणी, सेनानी और पुरोहित। पुरोहित, ग्रामीणी और सेनानी, ये 3 लोग मिलकर जो है राजा का चुनाव करते थे। इसमें रत्नी भी भाग लेता था।
रत्नी और पूरब। देखिए शब्दों की व्युत्पत्ति पर अगर आप जाएंगे तो चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। राजन से स्पष्ट हो गया आपका। हाँ, अब देखिए अगर इसी को अगर हम और आगे बढ़ा दें तो जन से ही क्या बना है, जनपद। जन से ही जनपद बना है ना। आगे हम जो है महाजनपद पढ़ेंगे। महाजनपद आपके अगले सिलेबस में आएगा। जन, जन का जहां पैर हो, जन के जहां पैर हो वहां वही जनपद है। और यहां देखिए पूरब, पूरब एक अधिकारी था। हमने बार बार कहा है और बार बार कहेंगे जब तक ऋग्वैदिक काल पढ़ाएंगे। ग्रामीण कल्चर है। आज भी गांव के नाम के अंत में पूर है कि नहीं। अब ये वैदिक काल से चली आ रही परंपरा है। बनारस में ही देखिए, अभी लालपुर में ही है, आप हैं, शिवपुर है बगल में, बहुत सारे हैं ऐसे ही। पहाड़िया में कहाँ पुर है, आशापुर है, पांडेपुर है। अब आप अपने अपने हिसाब से उसको वो कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। तो पुर, ठीक है। पुर का मतलब होता है गांव। ग्रामीण कल्चर है तो गांव, हर गांव की अपनी एक सीमा होती थी, ठीक है। तो गांव की सीमा का रक्षक जो होता था वो पुरप होता था। पुरप, या इसको आगे चलकर दुर्गपाल बोला गया। आगे चलकर दुर्ग का मतलब हो गया किला। किला का मतलब क्या, सीमा। तो ये भी महत्वपूर्ण हो गया। और रथनी क्या होता था, रथकार होता था जो रथों का निर्माण करता था। जो कोई युद्ध होते थे, युद्ध प्रिय कल्चर था ना। हाँ, रथों पर सवार होकर युद्ध लड़ा जाता था। अगर रथ कमजोर होगा तो लड़ाई कैसे होगी। तो रथनी का मजबूत होना जरूरी है ना। और हमेशा यह प्रयास होता होगा कि रत्नी जो है हमेशा हमारे साथ रहे। अगर कहीं उसके दिमाग में जो है कुछ और चल रहा है, कहीं दूसरे से मिला हुआ, तो रस तो कमजोर बना देगा और युद्ध में पहुंचने से पहले ही जो है पराजय सुनिश्चित कर देगा। ऐसा हुआ है आधुनिक भारत में। हाँ, मीर कासिम और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, हाँ, लड़ाई पहले ही हार गए थे मैदान में जाने से। तो तमाम सारे ये सारी कुछ ऐसी चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे ये वैदिक कल्चर, हड़प्पन कल्चर, मौर्य कल्चर, गुप्त कल्चर, ये एंशिएंट हिस्ट्री के जो है बहुत जो है अच्छे टॉपिक है जहां से बहुत सारे सवाल आते हैं। हम लोगों के समय तो सब्जेक्ट चलता था, अब तो सीसेट वगैरह आ गया है, सारे पेपर जनरल हो गए हैं, तो बहुत सारे सवाल आते थे जो है इस टॉपिक से। तो ये अधिकारी जो है महत्वपूर्ण थे और राजा के चुनाव में भाग लेते थे। लेकिन बाद में राजा का जो पद था वो वंशानुगत हो गया। और जब वंशानुगत हो गया तो कुछ कमियां भी जो है वंशानुगत पद के साथ आई है, वो अलग बात है। इसके अतिरिक्त गुप्तचर भी होता था। अपराधियों को दंड देने का काम करता था। रत्नी हो गया, पुरब हो गया, आसपास हो गया, उग्र हो गया, ग्रामीणी हो गया, सेनानी हो गया, पुरोहित हो गया और राजा हो गया। इतने लोग मिलकर जो है जो भी क्षेत्र निर्मित करते थे, जो भी साम्राज्य बनाते थे, उसके शासन का संचालन करते थे अपने इस ग्रामीण क्षेत्र का। तो ये जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, राजनीतिक जीवन था जो है 1500 से 1000 ईस्वी ईसा पूर्व तक के बीच है। अब हम सामाजिक जीवन की बात करते हैं।
सामाजिक जीवन में जो है सबसे पहले जो है चर्चा आती है परिवार की। अगर किसी भी कल्चर के सामाजिक पक्ष पे आपको विचार व्यक्त करना हो तो कितने टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं? किसी भी कल्चर के, आज के कल्चर की ही जो है अगर हम बात करें, आज के समाज की बात करें तो उसमें कितने टॉपिक उभर कर आते हैं? सबसे पहले आता है परिवार, ठीक है, फिर सामाजिक संगठन या वर्ण व्यवस्था, फिर विवाह, ठीक है, फिर स्त्रियों की दशा, फिर आता है शिक्षा, फिर आता है भोजन, फिर वस्त्राभूषण, फिर आता है मनोरंजन, ठीक है। तो ये समाज से जुड़ा हुआ टॉपिक है ना। तो ऋग्वैदिक काल में परिवार की क्या स्थिति थी? संयुक्त परिवार की प्रथा थी। परिस्थितियां ही ऐसी थी, परिस्थितियां ही ऐसी थी कि संयुक्त परिवार में रहना मजबूरी थी। चोर डाकुओं का भी भय होता था, और चोर डाकू उस समय चुराते क्या थे? हाँ, गाय चुराते थे, क्योंकि धन तो वही था ना। जिसके पास जितना ज्यादा पशु था वो उतना धनवान था ऋग्वैदिक काल में। इसीलिए वह शब्द आज भी प्रचलित है, फला व्यक्ति बहुत धन पशु है, आज भी बोला जाता है। तो वैदिक काल से चली आ रही ये शब्दावली है। और जिस परिवार में जितने ज्यादा लोग थे वह परिवार उतना ही शक्तिशाली था। तो जाहिर सी बात है संयुक्त परिवार की प्रथा थी। तो परिवार को कुल बोला गया। क्या बोला गया? कुल। आज भी ये शब्द प्रचलित है। कुल का मुखिया कौन होता था? कुलक कहा जाता था। कुल का जो मुखिया होता था उसको कुलक। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसपे सवाल ना बनता हो, ये आप ध्यान दीजिएगा। कुछ भी उठा के पूछ देता है। कुल का मुखिया कुलक कहलाता था। और कुलक होता कौन था? समाज जो है वो पितृसत्तात्मक था। देखिए एक बार फिर हम सैंधा काल की चर्चा करेंगे। यहां आप देखते हो वैदिक समाज जो है पितृसत्तात्मक था और सैंधव समाज क्या था? मातृसत्तात्मक था। कभी कारण पे विचार किया है? परिस्थितियां, मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, ये कहा गया है ना। और ये कालजयी जुमला है। ये जुमला कालजयी है, हमेशा जिंदा रहेगा। तब की परिस्थितियां ऐसी थी, ऐसा नहीं है, परिस्थितियां ऐसी थी सैंधव समाज की कि वो मातृसत्तात्मक था। क्यों? व्यापारिक सभ्यता थी। पुरुष वर्ग व्यापार के सिलसिले में बेबीलोनिया जाता था, मिस्र जाता था, हवाई जहाज से नहीं जाता था। जाने में आने में समय लगता था, 6 महीने 7 महीने साल भर लगते थे। तो ऐसी स्थिति में जो है घर परिवार की जिम्मेदारी महिलाएं संभालती थी। और यहाँ ग्रामीण कल्चर था, न कहीं आना है नहीं कहीं जाना है, गांव में जो है घूम के वहीं रहना है। आज भी गांव में ऐसा है। अब तो मार्केट से जुड़ गए हैं बहुत सारे गांव, तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन गांव के लोग जो है, गांव ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बंद अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, ठीक है। किसी को कुछ दे दिया, किसी से कुछ ले लिया, अपने जरूरत की चीजें जो है आपस में ही जो है सल्टा लिए। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। और ऊपर से लड़ाकू, युद्ध प्रिय समाज था। तो युद्ध प्रिय समाज में जो है सत्ता किसके पास रहेगी?
पुरुष वर्ग के पास रहेंगे, जिसके पास ताकत होगी। परिस्थितियां डिसाइड की कि नहीं की? हाँ? कुछ नेचुरल जस्टिस होता है जो अस्थाई होता है, ठीक है। हमारा और आपका नियम कानून, हमारा और आपका जस्टिस जब फेल होता है तो फिर नेचुरल जस्टिस होने लगता है। अभी ग्लेशियर टूटा, वो सब नेचुरल जस्टिस है। तो कुछ चीजें जो है ईश्वर अपने आप सही कर देता है, जहां हम और आप सही नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी से भी बदल गई हैं और आगे बदल जाएंगी भी। कोरोना काल में देखिए, कोरोना काल ने माध्यम बदल दिया शिक्षा का ना। ये क्या है? बहुत सारे लोग जो है घर बैठे शिक्षा ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास इतने पैसे नहीं कि आ सके, कहीं जा सके, जो है किसी खर्चीले संस्थान में दाखिला ले सके, वो भी पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है यहाँ के इस जो है चैनल के माध्यम से, जो है फेसबुक के माध्यम से, जो है घर बैठे जो है इस चीज को पढ़ लेंगे। तो क्या है? परिस्थितियां हैं। तो परिस्थितियों ने डिसाइड किया। समाज जो है पितृसत्तात्मक था। एक चीज हम जो है उसमें पॉलिटिकल जो कंडीशन पढ़ा रहे थे, उसमें 3 संस्थाएं भी आती हैं, सभा, समिति और विदग्ध। सभा, समिति और विदग्ध, ये 3 संस्थाएं जो है राजा पर नियंत्रण रखती थी। विदग्ध जो है वो जनसभा थी। सभा जो है संभ्रांत लोगों की जो है संगठन था। और समिति जनप्रतिनिधियों का संगठन था। ये पॉलिटिकल समिति थी। ये तीनों मिलकर जो है राजा पर नियंत्रण रखते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे चलकर वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था नहीं थी। क्या थी? वर्ण व्यवस्था थी। दोनों में अंतर क्या है? कलर के अनुसार नहीं, कार्य के अनुसार नहीं। वर्ण और जात। वर्ण का मतलब होता है वर्ण। वर्ण का मतलब चयन करना, चुनना। और जात का मतलब होता है जन्म। जो जन्म से ही डिसाइड हो जाए वह जाति है। और जो कर्म से डिसाइड हो, कर्म तो आप खुद चुनते हो ना, आप अपने आप को चुने तभी तो यहाँ आए। वर्ण का मतलब चयन करना, वर्ण करना, और अपने गुण के हिसाब से आदमी जो है अपने कर्मों का चयन करता है। तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी और उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई। बात, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। बात समझ में आई? थोड़ा सा पानी मंगाओ। ठीक है। तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन प्रारंभ में 3 ही वर्ण थे, ब्राह्म, क्षत्र और वैश्य। वैश्य नहीं, ये शब्दावली नहीं मिलती। ब्रह्म, क्षत्र और वैश्य, ठीक है। पूरा जो है ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है, ये आपको पता है। हाँ, ऋग्वेद 10 मंडल में है, लेकिन 10वां मंडल सबसे बाद का है। वो बाद में जोड़ा गया है। पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे बाद का है। सबसे पुराना जो है दूसरे से लेकर 7वें तक है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, 2 से लेकर 7 तक, ये जो है सबसे पुराना मंडल है ऋग्वेद का। पहला और 10वां सबसे बाद का है। तो वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति है हमको 10वें मंडल में मिलती है, मतलब ये बाद में जोड़ी गई।
चार वर्णों की जो उत्पत्ति है उसको जो है 10वें मंडल में दिखाया गया। कहाँ? 10वें मंडल के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब होता है श्लोक। जो अच्छे श्लोक होते हैं, जो उक्ति होती है, जो विचार होते हैं। विचार किसके? ऋषियों के। विचार किसके थे? ऋषियों के। लेमैन के विचार थोड़ी थे ऋग्वेद में, ऋषियों के विचार थे। तो ऋषियों ने जो रचा, जो लिखा, उसे ऋचा कहा गया। ऋषियों ने जो रचा उसे ऋचा कहा गया। ठीक है। और ऋग्वेद किसी एक जो है ऋषि की रचना नहीं है, ये संकलन है। संकलन है, इसीलिए वैदिक संहिता कहा गया इसे। संकलन से ही संहिता बना है। सामान्यतः यह माना गया कि जो है वेद की रचना वेद व्यास ने की थी। वेद व्यास ने। ठीक है। व्यास का मतलब क्या होता है? हिंदी हिंदी नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? व्यास का मतलब होता है व्यापक। व्यास का मतलब होता है व्यापक। किसी चीज को, किसी विषय पर जब कोई व्यक्ति जो है विस्तार से बताए तो उसे व्यास बोलते हैं। बहुत सा, अरे व्यास जी आए, फलाने घर व्यास जी आए, वहां व्यास जी आए। तो व्यास जी एक ही थोड़ी थे। किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज को जब कोई व्यक्ति विस्तार से बताता था तो उसे व्यास बोला जाता था। लेकिन यहाँ जो है एक ही व्यास से ऐसा है जिन्होंने वैदिक ऋचाओं का संकलन किया। बात समझ में आई? आई कि नहीं? वेदों को श्रुति भी कहा गया है। क्या मतलब हुआ? सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान। ठीक है, वह ज्ञान जो सुनकर प्राप्त किया गया हो, इसलिए वेदों को श्रुति कहा गया। पहले लेखन कला नहीं थी। ठीक है। सारे वैदिक विषय रटाए जाते थे, मंत्र रटाए जाते थे गुरुकुल में। और फिर जो है विद्यार्थी जो है नेक्स्ट पीढ़ी को, वो अपने नेक्स्ट पीढ़ी को ये ज्ञान ट्रांसफर करता रहता था। तो आज आपका भी दायित्व है कि आप अगर जो है समाज से कुछ ले रहे हैं तो समाज को जो रिटर्न गिफ्ट भी देना है आपको। बात समझ में आई? आपको अगर आप कुछ बनते हैं, कुछ करते हैं, तो समाज के लिए कुछ करना आपका भी दायित्व है। ये वैदिक कल्चर से जो है हमको शिक्षा मिलती है। तो हम कहाँ थे? वर्ण व्यवस्था में। वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है। क्या मिलता है? कि एक विराट पुरुष के मुख से, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण निकला, भुजा से क्षत्रिय निकला, उदर से वैश्य निकला और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। यह बिल्कुल जो है मेडिकल टर्म है। हाँ? मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उधर से जो है वैश्य और पैर से शूद्र की। ये पूछा जाता है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ मिलती है? ऋग्वेद के किस मंडल में, किस सूक्त में? ये सब आपको याद रखना है। बात समझ में आई? तो मेडिकल टर्म कैसे है? मेडिकल टर्म कैसे है ये? जैसे ब्राह्मण का काम क्या था? पठन पाठन, यजन याजन। तो ज्ञान आदमी किससे जो है व्यक्त करता है? मुख से व्यक्त करता है। तो जो है मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजा से क्षत्रिय। शौर्य का प्रदर्शन आदमी किससे करता है? भुजाओं से करता है। तो इसलिए जो है भुजा से क्षत्रिय हो गया। और पूरे शरीर का पोषण कहाँ से मिलता है आपको? पेट से। मेटाबॉलिज्म अगर सही है तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो उसी तरह से अगर वैश्य वर्ग जो है सही है, शक्तिशाली है, समृद्ध है, तो साम्राज्य भी शक्तिशाली होगा, समृद्ध होगा।
और पूरे शरीर को ढोता कौन है? पैर ढो रहा है, पूरे शरीर की सेवा पैर कर रहा है। उसी तरह से शूद्र का काम था जो है पूरे समाज की सेवा करना, चारों वर्णों की सेवा करना। लेकिन सामंजस्य भी जरूरी था, एक के बिना दूसरा अधूरा था। यही देख लीजिए, अगर मुंह में कोई तकलीफ है तो फिर आपका कहीं जाने का मन नहीं करेगा। पेट गड़बड़ है तो जो है आपका शरीर दुर्बल होगा। कोई ज्ञान नहीं है आपको तो आप उल्टा पलटा काम करेंगे, सही काम कोई करेंगे? तो मतलब क्या है? कोऑपरेशन। ये भी शरीर जो है हर अंगों के कोऑपरेशन से चल रही है। उसी तरह से मैडम बाद में ले लीजिएगा उसको। तो उसी तरह से जो है पूरे वर्ण के कोऑपरेशन से ये पूरा समाज चलता था। ठीक है, बिल्कुल उसको जो है जोड़ लीजिए अपने शरीर से। तो ये विराट पुरुष के मुख से जो है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत यहाँ बताया गया है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में। विवाह पहली बार जो सामान्य विवाह होते थे वो तो होते ही थे, पहली बार अंतरजातीय विवाह का प्रमाण हमें जो है ऋग्वेद से ही मिलता है, और वो भी जो है बिल्कुल स्टार विवाह था। स्टार इन द सेंस कि अगस्त ऋषि और लोपामुद्रा का विवाह। अगस्त ऋषि आप लोग जानते हैं, बहुत बड़े ऋषि से चर्चित थे। उन्होंने ऋग्वेद के एक मंडल की रचना की है, और दक्षिण भारत में भारतीय संस्कृति को फैलाने का भी काम अगस्त ऋषि ने किया था। और अगस्त ऋषि ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी लोपामुद्रा जो है वो क्षत्रिय थे। वो भी जो है एक विदुषी महिला थी। उन्होंने जो है ऋग्वेद में अनेक दिशाओं की रचना की। तो पहली बार अंतरजातीय विवाह हमको जो है ऋग्वेद में दिखाई देता है। ऐसे कई सारे उदाहरण है, मतलब अंतरजातीय विवाह भी होते थे, लेकिन सजातीय विवाह सामान्य था। एक पत्नी के साथ साथ जो है बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित थे, विधवा विवाह भी प्रचलित था, नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। बाकी सबसे आप जानते हैं नियोग प्रथा क्या थी? अगर किसी स्त्री का पति जो है कहीं दूर चला गया है, उसके आने की संभावना नहीं है, या वह विक्षिप्त हो गया है, वह उसे आजीवन कारावास की सजा हो गई है, तो ऐसी स्थिति में जो है उसे अपने देवर से एक पुत्र पैदा करने का अधिकार था, लेकिन केवल एक, ताकि उसकी संतति जो है चलती रहे। ठीक है, संसार की साइकिल जो है आगे बढ़ती रहे। जैसे हम यहाँ इसलिए इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्या था? सन्यासियों का धर्म था कि सन्यास ग्रहण करो, भिक्ष बन जाओ, ऐसा था ना। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं था, वैदिक धर्म में ऐसा नहीं था। आपको 3 ऋण उतारने पड़ते थे, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या होता था? पुत्र प्राप्त करके आप जो उस ऋण से उऋण हो जाइए, मतलब आपको किसी ने पैदा किया तो आप भी किसी को पैदा करिए, ताकि ये संसार की साइकिल जो है चलती रहे। ऐसा नहीं कि यहाँ से पलायन कर जाइए, समस्या आई तो साधु बन जाइए। बहुत सारे लोग साधु ऐसे ही बन जाते हैं ना आज के समाज में। बहुत सारे चोर डाकू भी साधु हो गए दंड से बचने के लिए। तो मनुष्यों ने बहुत सोच समझकर जो है ये व्यवस्थाएं बनाई है। तो स्त्री शिक्षा का प्रमाण भी मिलता है ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में हालांकि स्थिति जो है खराब हो गई स्त्रियों की, लेकिन ऋग्वैदिक काल में आपने देखा लोपामुद्रा एक विदुषी महिला थी, उसने जो है ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की। ऐसी अनेक महिलाएं, गोसा, लोपामुद्रा, विश्वारा, अपाला, क्षेमा, ऐसी तमाम सारी स्त्रियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने जो है अपना उपनयन संस्कार कराया था। उपनयन संस्कार क्या होता है? जब बालक जो है गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था, तो उसका जब बालक पहली बार स्कूल जाता था, इन द सेंस,
तो उपनयन संस्कार, ये सब पूछा जाता है। समावर्तन संस्कार क्या है? जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी, जब आपको स्नातक की डिग्री दी जाती थी। स्नातक मतलब क्या? स्नान तक। स्नातक का अर्थ है स्नान तक। उस अवसर पर क्या किया जाता था? स्नान कराया जाता था विद्यार्थी को, और उसे घर जाने के लिए तैयार किया जाता था। तब वह गुरु को दीक्षा देकर जो है अपने घर को जाता था, और उसे स्नातक बोला जाता था। यह शब्द आज भी प्रचलित है बीए की डिग्री के लिए, और ये वैदिक काल से चली आ रही शब्दावली है। बात समझ में आई? पर्दा प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं था। ये सारी चीजें स्त्रियों की दशा के संदर्भ में आएंगी। ठीक है। भोजन, हाँ हाँ, ऋग वैदिक काल में अच्छी दशा थी, बाद में जो है बाद के लोगों ने खराब कर दिया। उत्तर वैदिक काल से के बाद आगे जो है स्थिति जो है खराब होती चली गई। ऋग वैदिक काल में स्थिति थी। भोजन में जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन प्रचलित थे। हमें जो है मछली के प्रमाण मिलते हैं। अभी जो है भेड़ को कहा गया है, अजा बकरी को कहा गया है ऋग्वेद में, नाम मिलते हैं। गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या मतलब न मारने योग्य, इसका मतलब गाय को मारा जाता था। जहां ये शब्द लिखा है इसका मतलब गाय को मारा जाता था, तभी तो लिखा गया है। हाँ, पाकेट मारों से सावधान, इसका मतलब वहां पाकेट मारी होती है। तो शब्दों से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। तो मांसाहार प्रचलित था, शाकाहार तो चल ही रहा था। हमको जो है एक यवागु नामक जो है भोजन की चर्चा है मिलती है, जो बिल्कुल खीर जैसा था। आज भी होता है, दूध में जो है चावल पकाया जाता है, जिसको आप खीर बोलते हैं। बतासा का प्रमाण मिलता है, गुड़ का, घी का, दही का। क्योंकि ये यायावर कल्चर था, चारागाह थे। चारागाह के अधिकारी को ब्राजपति बोला जाता था। ब्राजपति जो चारागाह की देखभाल करता था, क्योंकि चराने का कल्चर था, अभी अस्थायी कल्चर था नहीं। खेती बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थी, तो लोग पशुओं को चराते थे। अच्छा, ऐसे कल्चर में गाय महत्वपूर्ण है कि बैल? ऐसे कल्चर में गाय महत्वपूर्ण है, इसीलिए गौ माता कहा गया है ऋग्वेद में। और सैंधव सभ्यता में क्या महत्वपूर्ण है? बैल महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बैलगाड़ी, ट्रांसपोर्टेशन, वहां ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है बैल से, इसलिए बैल महत्वपूर्ण है, वहां गाय महत्वपूर्ण नहीं है। और यहाँ बैल जो है महत्वपूर्ण नहीं है, बैल हाशिए पे चला गया है, गाय जो है फ्रंट पे आ गई है। ठीक है। और गाय को मतलब गाय इतनी महत्वपूर्ण थी, गाय इतनी महत्वपूर्ण थी कि गाय जो है मुद्रा की इकाई मान ली गई। गाय को धन मान लिया गया। इंद्र के एक मूर्त की कीमत जो है 1000 गाय, इस मकान की कीमत 100 गाय। तो गाय जो है मुद्रा की इकाई, जिसके पास जितनी गाय हो उतना बड़ा धनवान। तो भोजन के रूप में वस्त्र आभूषण, 3 तरह के वस्त्र पहनते थे। कमर के नीचे जो पहना जाता था उसको नेवी बोला जाता था। नेवी। कमर के जो ऊपर पहना जाता था उसको वासस बोला जाता था, और जो साल जैसा ओढ़ लिया जाता था उसको अधिवासस। नेवी, वासस और अधिवासस, ये वस्त्र पहनने की 3 स्टाइल थे। इसके अतिरिक्त आभूषण भी प्रचलन में था। निष्क और सतमान, सुवर्ण, ये आभूषण प्रचलन में थे, जिसे जो है ऋग्वैदिक काल के लोग पहनते थे। आज भी आभूषण प्रचलन में है, इस तरह के वस्त्र आज भी पहने जाते हैं। मनोरंजन के साधनों में जो है शिकार करना है, शतरंज खेलना है, ये सारी चीजें उस समय
चल रही थी। मेडिकल से रिलेटेड भी था। हाँ मेडिकल से रिलेटेड उपचार है, घबराओ मत, आएगा, वो भी आएगा और पूरा विधिवत बताया जाए, समय से न पहले न समय से बाद। सर ये मनोरंजन शतरंज लिखा है उसमें। हाँ? मनोरंजन के साधन में, हाँ मनोरंजन के साधन में वो जुआ खेलते थे। जुआ क्या है? शतरंज है। पासा, वही पासा जुआ यार। हाँ? भाषा संस्कृत थे, ठीक है, लेकिन संस्कृत बोली जाती थी, लिखी नहीं जाती थी। अब हम आते हैं आर्थिक जीवन पे, लंबा हो रहा है, ठीक है। आर्थिक जीवन में क्या आता है? कृषि आता है, अर्थव्यवस्था में कृषि आता है, पशुपालन आता है, उद्योग आता है और व्यापार आता है। इतनी चीजें अर्थव्यवस्था में आती हैं आर्थिक जीवन में। कृषि होती नहीं थी व्यापक पैमाने पे, इसलिए बहुत कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। क्या मिलता है? दो तरह के अनाज पैदा किए जाते थे, यव और व्रीहि, ठीक है। यव क्या होता था? जव होता था, और व्रीहि क्या होता था? चावल होता था। यव और व्रीहि उगाए जाने का प्रमाण मिलता है, इसका मतलब खेती कुछ होती थी। खेती के लिए हमें कई शब्द मिलते हैं, जैसे उर्वरा, उर्वरा या क्षेत्र, ठीक है, ये खेती की जमीन को बोलते थे। लांगल जो है हल को बोला जाता था, लांगल। फिनांस जो है हलवाहे को बोला जाता था, ठीक है। करिस गोबर को बोला जाता था, गोबर की खाद को। आज भी जो है करसी शब्द प्रचलित है गांव में। पर्जन्य जो है बादल को बोला जाता था। तो हमें खेती किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। और पशुओं के बारे में आपने देखा, गाय बैल भेड़ बकरी, भेड़ बकरी पाले जाते थे, गाय बैल पाला जाता था। बैल उतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन गाय तो था ही। इसके अतिरिक्त लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, घोड़े का विधिवत उपयोग करते थे, घोड़े से लड़ाइयां लड़ते थे। लड़ाई के लिए हाथी महत्वपूर्ण है कि, एक बार फिर, लड़ाई के लिए हाथी महत्वपूर्ण है कि घोड़ा? हाथी का है, घोड़ा महत्वपूर्ण है। इसी कारण जो है महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जीते भारत में, तो उन्होंने जो है घोड़े से लड़ाइयां लड़ी, और यहाँ हाथी से लड़ाइयां लड़ी जाती थी। हाँ, कभी कभी जो है यहाँ के लोग, मतलब जो है भारतीय सेना का हाथी जो है अपने बारूद की आग से ही भड़क जाता था और अपनी ही सेना में हलचल पैदा कर देता था, ऐसा उल्लेख मिलता है। ये बाद में पढ़ोगे, अभी नहीं, ठीक है। तो युद्ध के लिए घोड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए वैदिक काल के लोग जो है घोड़े को पालते थे, और जो है सैंधव काल के लोग हाथी से परिचित थे। सैंधव काल के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, क्योंकि घोड़े का कोई उपयोग ही नहीं था। जिस चीज का उपयोग नहीं, उसकी पूजा कैसे? पूजा तो उसकी होती है जो ज्यादा उपयोगी होता है, जो कमाता है वो ज्यादा पूछा जाता है घर में। तो जो महत्वपूर्ण होता है पूजा उसी की होती है। गाय महत्वपूर्ण, गाय की पूजा, बैल महत्वपूर्ण, बैल की पूजा। तो सिंधु सभ्यता में बैल पूजा जाता था, और एक वैदिक सभ्यता में गाय पूजी जाती थी। इसके बाद उद्योग क्या क्या थे? बढ़ई गिरी थे, लोहार गिरी थे, नाई था, जुलाहा था, इन सबके शब्द मिलते हैं। जैसे बढ़ई के लिए कक्षा, लोहार गिरी के लिए करमाल, चमड़े के काम करने के लिए चर्मकार, कुलाल, वाप्ता, वाप्ता नाई को कहा जाता था।
लाल से क्या करते हैं? बुनकर, जुलाहा, सूत बिनने वाले, लाल से क्या करते हैं? जुलाहा, जुलाहा, ठीक है। तो ये जो है सारी चीजें चल रही थी, और हमको जो है बुनकर से मतलब सूती कपड़े का लोग इस्तेमाल करते थे। गंधार और उसके आसपास का क्षेत्र जो है सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। सूती और ऊनी दोनों तरह के वस्त्रों का लोग इस्तेमाल करते थे। छोटे छोटे कुटीर कुटीर उद्योग जो इस समय है शायद वो सब। हाँ वही, और क्या मल्टीनेशनल थी। कुटीर ही था, शायद नहीं वही था ही, ठीक है। गांव था, छोटे छोटे अपने घरेलू उद्योग थे। व्यापार, आर्य लोग जो है समुद्र से परिचित नहीं थे, इसका मतलब जान लीजिए इंटरनेशनल व्यापार नहीं होता था, अंतरराज्यीय व्यापार केवल होता था, ठीक है। अंतरराज्यीय व्यापार जो है केवल होता था एक जगह से दूसरी जगह, और व्यापारियों को प्राणी कहा जाता था। सूद के लिए, ब्याज पे रुपए उधार देने का के लिए भी एक वर्ग था जिसको जो है बोला जाता था क्या, बेकनाट। जो सूदखोर होते थे उनको बेकनाट बोला जाता था, जो ब्याज पे पैसा कमाते थे और खाते थे। तो ये सारी चीजें जो है वैदिक काल में दिखाई देती हैं, और ग्रामीण कल्चर से जुड़ी हुई हर चीज है। अब हम आते हैं धन पे। आर्य लोग जो है पूरे प्रकृति का दैवीकरण कर दिए थे। प्रकृति की जितनी भी शक्तियां थी सब में उन्होंने देवत्व का आरोपण कर दिया था। जितनी भी शक्तियां, सूर्य को देवता मान लिया, हवा को देवता मान लिया, आंधी तूफान को देवता मान लिया, ठीक है। प्रकृति की जितनी भी शक्तियां थी सबको, तो इतने ज्यादा देवता हो गए कि देवताओं की 3 कोटियां निर्धारित की गई। पृथ्वी स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और आकाशीय, देवताओं की 3 कोटियां। इसमें अग्नि, सोम और बृहस्पति तथा सिंधु और सरस्वती जो पृथ्वी पर निवास करने वाले देवता थे। क्या बोलो? अग्नि, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सिंधु और सरस्वती। अंतरिक्ष स्थानीय में इंद्र, रुद्र, मरुत, पर्जन्य, और आकाशीय में वरुण, सूर्य, विष्णु, अश्विन, उषा और अदिति। उषा और अदिति। अब देखिए इसमें पूरे वैदिक देव मंडल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था, कैसे पता चलता है? सबसे ज्यादा मंत्र 250 मंत्र जो है इंद्र की स्तुति में मिलते हैं। और इंद्र जो है किस बात के देवता थे? सबका अलग अलग विभाग था, सारे देवताओं का अलग अलग विभाग था। हाँ, तो इंद्र क्या देखते थे? वर्षा नहीं, इंद्र जो है युद्ध के देवता थे। इंद्र जो है
युद्ध के देवता थे, इसीलिए इनको देखिए पुरंदर कहा गया है। पुरंदर, पुर का मतलब होता है किला, रंदर मतलब रोकने वाला, किले को नष्ट करने वाला। मतलब आप जीतेंगे तभी तो, एक सीमा दूसरे सीमा में मिलेगी। तो युद्ध प्रिय कल्चर था, इसीलिए इंद्र महत्वपूर्ण थे। जोड़ लीजिए उसको आप ऐसे। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि। अग्नि किस लिए महत्वपूर्ण थी? कोई भी कर्म कांड होता था, अग्नि की उपस्थिति आवश्यक थी। कोई भी कर्म कांड होता था, अग्नि की उपस्थिति आवश्यक थी। तो इसलिए जो है अग्नि महत्वपूर्ण थी। और कोई भी आहुति दी जाती थी, चाहे साक साकला चाहे जौ घी की, वो इंद्र और अग्नि को साक्षी मानकर दिया जाता था। इन द सेंस कि जो यज्ञ वेदी से धुआं उठेगा वो जाएगा जो है आकाश तक संदेश लेके आपका। तो आपको जो भी चाहिए, नौकरी, विवाह, पुत्र, जो भी धन, समृद्धि, सब मिलेगा आपको उस संदेश के माध्यम से। तो उसके पीछे ये थीम थी। बात समझ में आई? इसके बाद रुद्र। रुद्र भी महत्वपूर्ण थे। रुद्र का मतलब रौद्र, रौद्र का मतलब होता है क्रोध। तो क्रोध से बचने के लिए जो है रुद्र की उपासना की जाती थी। मरुत जो थे, हवा, गर्मी में हवा चलती है तो अच्छी लगती है, जाड़े में हवा चलती है तो कष्टदायी लगती है। तो कहीं न कहीं उसमें उन्होंने जो है एक एहसास किया इस बात का कि ताकत है, हमारे माने जो है मानती नहीं है हमारे, तो इसलिए जो है इनकी आराधना करो कि जब हमें जरूरत हो तब जो है उस हिसाब से ये चले। पर्जन्य का मतलब होता है बादल। बादल बरसते थे, सुखद एहसास होता था, तो उन्होंने जो है बादल में जो है देवत्व का आरोपण किया, उसे पर्जन्य कहा। वरुण, ये समुद्र के देवता थे, जल के देवता थे। और जो है आर्यों ने इन्हें जो है सृष्टि का नियामक कहा और ऋत के रूप में कल्पना की। ऋत का मतलब होता है नैतिक व्यवस्था का पोषक। ऋत का मतलब होता है नैतिक व्यवस्था का पोषक। पूरी व्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी वरुण की थी। तो कहीं न कहीं वरुण भी महत्वपूर्ण थे। बाद के कल्चर में और आज के कल्चर में भी देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सूर्य। सोर्सेज ऑफ प्राइमरी, मतलब ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। आर्यों ने उसी समय महसूस कर लिया था और सूर्य की उन्होंने उपासना की। बिना सूर्य के जीवन संभव नहीं है। सूर्य में एक ताकत देखा, एक तीक्ष्णता देखी, एक मधुरता देखी जो है, इसलिए सूर्य को उन्होंने जो है पूजा। और विष्णु जो है सूर्य के ही रूप है। सूर्य की पूजा जो है 4-5 रूपों में की जाती है, सविता, विष्णु, सूर्य, मित्र और अश्विन। किसने कहा था मेडिकल टर्म ऋग्वैदिक काल में? आप ध्यान दीजिए, ये अश्विन क्या थे? डॉक्टर थे। अश्विन जो है ऋग्वैदिक काल के डॉक्टर थे। ठीक है, इसीलिए जो है हिंदी महीने को जानते हैं आप? कुवार जानते हैं? कुवार कब आता है? सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में कुवार का महीना आता है, जब 2 ऋतुएं आपस में मिलती हैं, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। तो कोई भी ड्वेल सीजन जब आता है तो बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा होती है, इसीलिए कुवार मास को अश्विन मास कहा गया है। पंचांग में आप देखेंगे तो कुवार को अश्विन लिखा रहता है, इसलिए कुछ समय डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, तो अश्विन जो थे वो चिकित्सक थे ऋग्वैदिक काल के। बस यही रहने देते हैं, अब मैं थक भी गया हूं। फिर नेक्स्ट मिलते हैं।